कहानी शुरू होती है एक सफर के दौरान एल्विरा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो राजकुमार की कविताओं की किताब पढ़ती है। इस किताब को पढ़ते हुए वह सपनों में खो जाती है और सोचती है कि एक दिन उसका भी कोई राजकुमार आएगा। दूसरी तरफ उसकी माँ रेबेका को एक नया प्यार मिल गया है। इसी वजह से उनका परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो रहा है। नए घर में पहुँचते ही एल्विरा और उसकी छोटी बहन अल्मा की मुलाकात उनके नए सौतेले पिता ऑटो और सौतेली बहन एग्नेस से होती है। एक छोटा सा शादी समारोह होता है जिसमें रेबेका और ऑटो की शादी हो जाती है। इसके बाद एग्नेस एल्विरा को घर का हर कोना दिखाती है। एल्विरा को घर बहुत अच्छा लगता है, खासकर बाहर का सुंदर जंगल और वह शाही महल जो दूर से दिखता है। वह बहुत खुश होती है, मानो उसका सपना धीरे धीरे सच होने वाला है। डिनर के वक्त पूरा परिवार मिलकर शादी का केक खा रहा होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक ऑटो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वह बुरी तरह खांसने लगता है और खांसते हुए एग्नेस के चेहरे पर खून की उल्टी कर देता है। कुछ ही पलों में वह टेबल पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन एल्विरा एग्नेस को दिलासा देने की कोशिश करती है। वह बताती है कि कैसे उसने भी अपने असली पिता को खोया था और उसका दर्द समझती है। लेकिन एग्नेस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऑटो ने सिर्फ पैसों के लिए रेबेका से शादी की थी। यह सुनकर एल्विरा घबरा जाती है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। उस समय रेबेका वकीलों से बात कर रही होती है और वही बात जान रही होती है कि ऑटो ने उससे पैसों के लिए शादी की थी। लेकिन रेबेका खुद भी पैसों के लिए ऑटो से शादी करना चाहती थी। असल में दोनों ने एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। वकील रेबेका को बताते हैं कि ऑटो की जमीन और मवेशी अब सरकार के पास चले जाएंगे और उसे सिर्फ थोड़े से सिक्के ही मिलेंगे। यह सुनते ही रेबेका को गहरा झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह कुछ देर तक शीशे में अपना चेहरा देखती है और तभी उसके चेहरे पर एक दर्दनाक दाना फूट जाता है। थोड़ी ही देर बाद शाही महल से एक संदेश आता है। जल्द ही महल में एक शानदार पार्टी रखी जाएगी जहां राजकुमार सभी सुंदर लड़कियों से मिलेगा ताकि वह अपनी दुल्हन चुन सके। यह खबर सुनकर एग्नेस बहुत उत्साहित हो जाती है और तुरंत अपना नाम पार्टी के लिए दर्ज करवा देती है। एल्विरा भी खुद भी अपना नाम दर्ज कराना चाहती है, लेकिन जब उससे उसका सरनेम पूछा जाता है तो वह जवाब नहीं दे पाती। तभी एग्नेस उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अपनी सौतेली बहन के रूप में पेश करती है। गार्ड एल्विरा का नाम एल्विरा वॉन स्टेप सिस्टर यानी एल्विरा सौतेली बहन के रूप में दर्ज कर लेता है। एल्विरा अब बहुत खुश थी। जब रेबेका को इस पार्टी की खबर मिलती है तो वह उसे एक प्लास्टिक सर्जन जैसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जो उसकी ब्रेसेस हटाना चाहता है, नाक ठीक करना चाहता है और नकली पलकों का एक्सटेंशन लगाना चाहता है। रेबेका डॉक्टर से कहती है कि वह 2 गुना पैसा देगी, बस एल्विरा को देखने लायक बना दे। जब डॉक्टर एल्विरा के ब्रेसेस हटाते हैं तब सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब उसकी नाक की सर्जरी की जाती है बिना किसी बेहोशी के एक छेनी की मदद से। सर्जरी के बाद एल्विरा को एक फिनिशिंग स्कूल भेजा जाता है जहां वह बाकी लड़कियों के साथ सामाजिक और शाही जीवन जीने के तौर तरीकों की ट्रेनिंग लेती है। उसकी नाक अभी भी ठीक हो रही है और उसे एक बड़ा प्लास्टिक सपोर्ट पहनना पड़ता है। इस स्कूल में यह तय किया जाता है कि 3 सबसे योग्य लड़कियां राजकुमार को निजी तौर पर दिखाई जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ मौजूद हर लड़की इस बॉल में हिस्सा ले सकती है, जहाँ सिर्फ राजकुमार ही नहीं बल्कि कई अमीर और शक्तिशाली पुरुष अपने लिए पत्नी ढूंढने आएंगे। यह एल्विरा के लिए एक आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। पहली क्लास डांस की होती है। वहाँ टीचर एल्विरा को बाकी कम बदसूरत लड़कियों के साथ पीछे खड़ा कर देती है, जबकि एग्नेस को सबसे आगे बुलाया जाता है। रात को खाने के वक्त एल्विरा के सामने एक बेस्वाद सादा सा सूप परोसा जाता है, जबकि बाकियों को स्वादिष्ट और भरपेट खाना मिलता है। अगले दिन स्कूल की क्लास फिर शुरू होती है। इस बार सिखाया जाता है कि पंखे का सही इस्तेमाल कैसे करें, सिर पर किताब रखकर सीढ़ियों पर संतुलन बनाना और सामाजिक शिष्टाचार की बारीकियां। दिन के आखिर में टीचर एक नोटिस बोर्ड पर उन स्टूडेंट की लिस्ट टांगती है जिन्हें अगली क्लास के लिए चुना गया है। एल्विरा जब लिस्ट देखती है तो वह चौंक जाती है। उसमें उसका नाम शामिल था, लेकिन उसे अंदर लेने के लिए किसी और लड़की को बाहर कर दिया गया था। इस सब के बाद एल्विरा के मन में राजकुमार से शादी करने के ख्वाब और भी गहरे बसने लगते हैं। अगले दिन चुनी गई लड़कियों का एक नया सेशन शुरू होता है, जिसकी शुरुआत फिर से डांस से होती है। टीचर सबसे पहले एल्विरा को बुलाती है कि वह अपना डांस दिखाए, मगर कुछ ही सेकंड बाद वह उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि उसकी कला में कोई दम नहीं है। सभी स्टूडेंट्स के सामने उसे शर्मिंदा करने के बाद टीचर एग्नेस और 2 और लड़कियों को मंच पर बुलाती है ताकि सबको असली टैलेंट का मतलब समझाया
बचाया जा सके। शाम को एल्विरा एग्नेस की कुछ पुरानी ड्रेसेस पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वे इतनी छोटी होती हैं कि ठीक से पहन ही नहीं पाती। जब सब कमरे से बाहर चले जाते हैं तो एल्विरा अकेली रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने ड्रेसर की दराज खोलती है, जहाँ उसने चुपचाप एक दालचीनी रोल छिपा कर रखा था। वह उसे निकालती है और चुपचाप खा जाती है। अगले दिन सभी लड़कियों की मैडम सोफी से मुलाकात होती है। जब एग्नेस उससे मिलती है तो सोफी मुस्कुराकर कहती है कि एक दिन राजकुमार उससे जरूर प्यार करेगा। फिर बारी आती है एल्विरा की। वह खुद को रोक नहीं पाती, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है कि उसे लगता है कोई उसे कभी नहीं चुनेगा और वो अब खुद को खो चुकी है। मैडम सोफी बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये सच नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर खुद की झलक देखती हूँ। फिर वो एल्विरा की नाक पर लगा नोज सपोर्ट हटाती है और बताती है कि एल्विरा अपने बाहरी रूप को उसी तरह ढाल रही है जैसे अंदर से वो खुद को बदल रही है। और फिर वह एल्विरा की तरफ देखकर कहती है, तुमने जो किया वो साहस है और मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करती हूँ। मैडम सोफी एल्विरा को कुछ खास तोहफे देती है और कहती है कि ये याद रखने के लिए है कि असली खूबसूरती अंदर होती है, बाहर नहीं। बाद में एल्विरा अल्मा को जंगल में ले जाती है और अपने उस रहस्यमय तोहफे को दिखाती है। जब अल्मा उसे खोलकर देखती है तो अंदर एक टेप वर्म होता है, यानी पेट में रहने वाली कीड़े का अंडा। एल्विरा उसे समझाती है कि अगर वह इस अंडे को निगल ले तो जितना चाहे खा सकती है, पर उसका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी वह खाएगी वो कीड़ा पहले खा जाएगा और जब वह पूरी तरह पतली और सुंदर हो जाएगी तो बस एक कीड़े को मारने वाली दवा लेकर उससे छुटकारा पा लेगी। अल्मा ये सब सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि यह सब बिल्कुल पागलपन है, लेकिन एल्विरा उसकी फिक्र को हल्के में लेती है और कहती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, ये उसका अपना फैसला है। इसी दौरान एग्नेस की मुलाकात अस्तबल में काम करने वाले लड़के इसाक से होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पुराना रिश्ता फिर से जाग उठता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी दुनिया से छुपाकर रखा गया था। एग्नेस भावुक हो जाती है, माफी मांगती है और कहती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं, उसे राजकुमार से शादी करनी ही होगी। जंगल की गहराइयों में एल्विरा ने आखिरकार वो कर डाला, उसने टेपवर्म का अंडा निगल लिया। वह सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक मरा हुआ पक्षी उसकी बगल में आकर गिरता है। एल्विरा थोड़ी डरी, पर वो उस दिशा में आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर उसे 3 लोग दिखाई देते हैं जो नशे में चूर हैं और जोर जोर से किसी औरत को खोजने की बातें कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी खुले में खुद को हल्का कर रहा होता है। एल्विरा की नजर उसके शरीर पर जाती है और वो अपने मन में उसकी सुडौल पीठ की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाती। तभी वो आदमी अचानक पलटता है, उनकी नजरें आपस में टकरा जाती हैं और एल्विरा सन्न रह जाती है। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वही राजकुमार जूलियन है जिसके सपने एल्विरा हमेशा देखती है। डरी और शर्मिंदा एल्विरा वहाँ से भाग जाती है और पेड़ों के पीछे छिप जाती है। वहीं से वो राजकुमार को देखती है जो अब अपने शिकार में मग्न है, पूरी तरह आजाद, बेपरवाह। एल्विरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से लड़ रही होती है, एक तरफ उसकी हकीकत और दूसरी तरफ वो खूबसूरत कल्पनाएं जो उसने जूलियन के साथ अपनी जिंदगी के लिए बुन रखी थी। शाम ढलते ही जब एल्विरा घर लौटती है, वह धीरे धीरे भीतर झांकती है और एक ऐसा दृश्य देखती है जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। इसाक और एग्नेस एक दूसरे में खोए हुए हैं। बिना कुछ सोचे वह सीधे घर की ओर दौड़ती है। अगली सुबह रेबेका का गुस्सा पूरे घर में गूंजता है। वह आग बबूला होकर एग्नेस पर बरस पड़ती है और उसे गालियां देने लगती है। गुस्से में आकर वो एग्नेस को जमीन पर धक्का दे देती है और ऐलान करती है, अब तू हमारी बेटी नहीं, बस एक नौकर है। 3 महीने बीत जाते हैं और एल्विरा की नाक पर से वह नोज सपोर्ट हटाया जाता है। अब उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी है, चेहरा निखरा हुआ, शरीर खूबसूरत और चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वह अक्सर खिड़की के पास बैठती है और बाहर झांकते हुए एग्नेस को कठोर काम करते हुए देखती है, जैसे अब दोनों की दुनिया ही उलट गई हो। कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास उसकी अगले प्रोसेस का समय आ जाता है। इस बार उसकी पलकों को सुंदर और परफेक्ट बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस उसके लिए एक टॉर्चर बन जाता है। उधर उसी रात अल्मा की नींद एक अजीब सनसनी से टूटती है। वह चादर हटाकर देखती है तो उसे बेड पर खून पड़ा दिखता है। डर और बेचैनी उसकी आंखों में उतर आती है। रात का सन्नाटा गहरा है, आंखों पर पट्टियां बंधी हैं, फिर भी वह हिम्मत करती है। लड़खड़ाते कदमों से दीवारों को छूते हुए वह कमरे से बाहर निकलती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। गलियारे में अल्मा उसे रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रही हो? तभी एल्विरा झट से झूठ बोल देती है, मैं बस बाथरूम जा रही थी। अल्मा संदेह नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। रसोई तक पहुँचते पहुँचते एल्विरा की सांसें तेज हो चुकी हैं। तभी एक हलचल होती है और वह डर के मारे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। पर यह
डर की नहीं, राहत की घड़ी है, क्योंकि वहाँ एग्नेस खड़ी होती है। एल्विरा की हालत देखकर एग्नेस के चेहरे पर एक मुलायम मुस्कान आ जाती है। बिना कुछ पूछे वो खाना उसकी तरफ बढ़ा देती है। अगले दिन जब डांस की क्लास होती है तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर एक रहस्य से पर्दा उठता है। धीरे धीरे फुसफुसाहटें चलती हैं और जल्द ही सब जान जाते हैं कि मैडम सोफी, जो हमेशा अनुशासन और गरिमा की मिसाल बनकर खड़ी रहती थी, असल में उसी डांस टीचर के साथ गुपचुप रिश्ते में है। एल्विरा को डांस करने वाली चुनी हुई लड़कियों में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि अब वह अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान खींचने लगी थी। शाम का वक्त था जब एग्नेस चुपके से एल्विरा के लिए कुछ खाना लेकर आई, जबकि एल्विरा बाथरूम में नहा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके बाल तेजी से झड़ रहे हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है और चीख पड़ती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी भारी भरकम और बेहद महंगे गाउन के साथ आया, जिसे देख रेबेका ने गर्व से बताया कि इसकी कीमत आसमान छू रही है। जब एग्नेस एल्विरा को गाउन पहनने में मदद कर रही थी तो अचानक वही आदमी बुरी नियत से एग्नेस का चेहरा पकड़ लेता है। तभी एग्नेस हिम्मत करके उसके चेहरे पर थूक देती है। यह देखकर वह आदमी गुस्से से भर जाता है। उसने अपमानजनक शब्द कहे और जबरदस्ती एग्नेस को चूमने की कोशिश की, लेकिन एग्नेस ने अपनी ताकत जुटाई और उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटाया। फिर फर्श पर अपना गुस्सा दिखाते हुए थूक दिया। आदमी ने देखा कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए उसने उसके सिर पर एक नकली विग पहना दी और कहा कि वह उन्हें अमीर बना देगी। इसी बीच एग्नेस एक संदूक खोलती है और उसमें से एक सुंदर ड्रेस निकालती है, जिसे उसने छुपा कर रखा था ताकि वो चुपचाप बॉल में जा सके। जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, एल्विरा उसे देख लेती है और ड्रेस छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और ड्रेस फट जाती है। तभी रेबेका आ जाती है और यह सब देख लेती है। वह एल्विरा को समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्नेस फटी हुई ड्रेस में बॉल में नहीं जा सकती है। एग्नेस रोती हुई अपने पिता के बेडरूम में चली जाती है, जिसे उसने सड़ती हुई बदबू को छुपाने के लिए फूलों से भर रखा होता है। लेकिन तभी रेशम के कीड़े एग्नेस की फटी हुई ड्रेस तक पहुंच जाते हैं और जादू की तरह उसे ठीक कर देते हैं। अचानक एग्नेस की आंख खुलती है और वह देखती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सामने खड़ी है। उसकी माँ कहती है कि उसने अपनी बेटी के लिए नए जूते रखे हैं। अगले दिन रेबेका एल्विरा को विग और ड्रेस पहनाकर उसे बॉल के लिए तैयार करती है। पार्टी में सभी लड़कियों को एक एक करके राजकुमार से मिलने और खुद को पेश करने का मौका मिलता है, लेकिन राजकुमार बहुत ही ऊब चुका होता है और किसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता। राजकुमार जूलियन के दोस्त एक से एक अश्लील और भद्दी बातें कर रहे होते हैं, जबकि एक नौकर हर लड़की के बारे में जानकारी पढ़कर सुनाता है, जैसे कि वह कौन है, कहां से आई है और क्या करती है। जब एल्विरा की बारी आती है तो सोफी गर्व से सभी लॉर्ड्स को बताती है कि उसने खुद एल्विरा को कैसे ट्रेन किया है, लेकिन राजकुमार जूलियन फिर भी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। इसके बाद बारी आती है डांस प्रदर्शन की। एल्विरा को मैन डांसर के रूप में चुना जाता है और उसकी परफॉर्मेंस पहली बार जूलियन का ध्यान खींच लेती है। अब असली बॉल शुरू होती है और कई लॉर्ड्स एल्विरा के साथ नाचने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जूलियन सबसे पहले उसे चुनता है। जब वह एल्विरा से कहता है कि वह बहुत सुंदर है तो एल्विरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बॉल में एक रहस्यमयी लड़की दाखिल होती है, जिसने शानदार पोशाक पहनी होती है और चेहरा ढका होता है। यह कोई और नहीं बल्कि एग्नेस होती है। राजकुमार जूलियन उस रहस्यमयी लड़की से मिलने के लिए जल्दी से दौड़ता है और उसके साथ डांस करने लगता है। इससे एल्विरा का दिल टूट जाता है और वह कमरे से बाहर निकल जाती है। अचानक वो खुद को बहुत बीमार महसूस करने लगती है, तो वह चेंजिंग रूम में जाकर टेपवर्म के अंडों का एक गुच्छा उगलती है। थोड़ी देर बाद रेबेका उसके पीछे आती है और कहती है कि रोना बंद करे, क्योंकि नाचने के लिए और भी बहुत से पुरुष हैं। जब एल्विरा कहती है कि वह मर रही है तो रेबेका उसे थप्पड़ मारती है और वापस जाने को मजबूर करती है। रात भर एल्विरा उन सभी पुरुषों के साथ नाचती रहती है जो उससे नाचने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका मन कहीं और ही रहता है। वह बार बार एग्नेस को जूलियन के साथ नाचते हुए देखती है और उसकी माँ रेबेका भी कई अन्य सरदारों के साथ इश्कबाजी कर रही होती है। उस बॉल में ड्रेस बेचने वाला भी मौजूद होता है। जब एल्विरा मेज और लोगों की गर्दन पर कीड़े और छोटे कीड़े दिखने लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि वह चक्कर महसूस कर रही है और उसका सिर प्रभावित हो रहा है। तभी घड़ी 12 बजाती है और एग्नेस कहती है कि उसे अब चलना चाहिए। एल्विरा गुस्से से देखती है क्योंकि राजकुमार उसके पीछे भाग रहा होता है। जब वह वापस आता है तो उसके हाथ में एग्नेस का जूता होता है और वह घोषणा करता है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसका पैर इस जूते में फिट होगा। घर लौटते हुए एल्विरा हताशा में चिल्लाती रहती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे एक छोड़ा हुआ कद्दू दिखाई देता है। गुस्से में एल्विरा ने चाकू
उठा लिया और एग्नेस पर हमला करने की कोशिश की। उसने एग्नेस से कहा कि वह अपना जूता दे दे, लेकिन एग्नेस उस चकमा से बच जाती है और खुद का बचाव करते हुए एल्विरा को निहत्था कर देती है। फिर एल्विरा ने उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसका पीछा करने लगी। इस शोर शराबे को सुनकर रेबेका वहाँ पहुँची और समय रहते एल्विरा को रोक देती है, लेकिन रेबेका का ध्यान अब भी उस आदमी पर था जिसे वह घर लेकर आई थी और वह उसी के साथ छेड़खानी करती रही। एग्नेस को भागने का मौका मिला और वह दौड़कर बाहर निकल गई। भागते समय उसका दूसरा जूता गिर गया। बाद में अपने कमरे में बैठी एल्विरा ने वो जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पैर में फिट नहीं हुआ। हताशा में डूबी एल्विरा ने फिर से चाकू उठाया और खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। एल्विरा अपने पर की उंगलियां काट लेती है और वह जोर से चीख पड़ती है। वो ये सब इसलिए करती है ताकि वो जूता उसके पैर में फिट आ सके। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर अल्मा दौड़ कर आती है और उसके पैर से बहते खून को रोकने के लिए अपना दुपट्टा उसके पैर पर बांध देती है। थोड़ी ही देर में रेबेका भी चीख सुनकर कमरे में आ जाती है। वह एल्विरा को शांत करने के लिए नींद की दवा देती है और कहती है कि एल्विरा ने गलत पैर काट दिया है, लेकिन यह सब देखकर डर से कांपती हुई अल्मा वहाँ से भाग जाती है। अब एल्विरा के दोनों पैरों की उंगलियां कट चुकी होती हैं। दवा के असर में एल्विरा एक सपना देखती है जिसमें राजकुमार जूलियन उसके पैर में जूता पहनाता है और उसे अपनी दुल्हन चुन लेता है। वह खुद को सुंदर ड्रेस में देखती है। चारों ओर तालियां बज रही होती हैं, लेकिन अगली सुबह जब वह नींद से जागती है तो दर्द से तड़पती है और अपने बिस्तर पर खून उलट देती है। वह बिस्तर से नीचे गिर जाती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है। एल्विरा अपने कमरे में पड़ी होती है, तभी वह एक नौकर की आवाज सुनती है जो राजकुमार के आने की घोषणा कर रहा होता है। यह सुनकर वह अपने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और फर्श पर रेंगती हुई दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन सीढ़ियां उसके लिए बड़ी रुकावट बन जाती हैं। वह खुद को खींचते हुए नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन खो बैठती है और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है। एग्नेस उसे देखती है, लेकिन कोई मदद नहीं करती। वह उसे अनदेखा कर देती है और सीधे बाहर जाकर राजकुमार जूलियन से मिलने जाती है। वहाँ जूलियन उसके पैर में वही जूता पहनाता है और यह बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन दूसरी ओर एल्विरा पूरी तरह से टूट जाती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसके बाद वह रेबेका के गहनों में से कुछ गहने चुपचाप उठा लेती है। रेबेका उसे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर अल्मा एल्विरा को उठाती है, उसे सहारा देती है और दोनों मिलकर घर से बाहर निकलती हैं। वे एक घोड़े पर सवार होती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। अब ये दोनों बहनें आजाद हैं। अपनी जहरीली और कंट्रोल करने वाली माँ को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़ती हैं। और ये मूवी इसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है।